गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ और आज इसमें हम फ्लैजुलर मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रोटोजोन जीव होते हैं जिनमें एक विशेष लोकोमोटरी ऑर्गन यानी फ्लैजुला पाया जाता है, तो इसकी सहायता से जो गति होती है उसे हम फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजुला जंतु में एक या दो हो सकते हैं। ये पतले, महीन और धागे के समान प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। फ्लैजुला अत्यधिक वाइब्रेटाइल होते हैं और ये प्रोटोजोआ संघ के मैस्टिकोफोरा में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसे हम दो भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। First, ultrastructure of the axoneme and second is the ultrastructure of basal body. फ्लैजुला की संरचना सीलिया की तरह ही होती है। इसमें फ़र्क केवल इतना होता है कि कशाब जो होते हैं यानी फ्लैजुला जो होते हैं वो सीलिया की तुलना में अधिक लंबे होते हैं और ये संख्या में भी कम होते हैं। प्रत्येक फ्लैजुला एक सेंट्रल एक्सोनीम का बना होता है जिसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म का एक आवरण रहता है। यह आवरण कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के साथ सतत रहता है। कशाब का केंद्रीय जो एक्सोनीम होता है ये कठोर लेकिन ये एक लचीली धागेनुमा संरचना होती है। एक्सोनीम सीलिया की तरह ही अनुदैर्ध्य तंतुओं की बनी होती है। जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, इसमें से दो केंद्रीय और 9 परिधीय तंतु होते हैं। दोनों जो केंद्रीय तंतु होते हैं यानी कि जो सेंट्रल होते हैं वो एक सामान्य आवरण के द्वारा ढके रहते हैं तथा प्रत्येक तंतु एकल सिंगल होता है, जबकि जो परिधीय तंतु होते हैं वो युग्मित यानी डबलेट होते हैं। एक परिधीय तंतु के दोनों उपतंतुओं में छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। केंद्रीय और परिधीय तंतुओं के नीचे के स्थान में 9 द्वितीय के जो सेकेंडरी फाइबर्स होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। संपूर्ण कशाप पर प्रोटोप्लाज्मिक आवरण पर रोम के समान संकुचनशील प्रवर्धों की एक पंक्ति पाई जाती है। इन्हें मैस्टिगोनीम्स कहा जाता है। जो फ्लैजुला होता है उसका विकास जीव द्रव्य में पाई जाने वाली ब्लेफेरोब्लास्ट से होता है और ये ब्लेफेरोप्लास्ट स्वयं तारक काय के द्वारा विकसित होती है। तो इस प्रकार इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब इस फ्लैजुलर मूवमेंट को, फ्लैजुलर लोकोमोशन को समझने के लिए युग्लिना में जो गति होती है उसे समझा जा सकता है। फ्लैजुलर मूवमेंट का अध्ययन करने के लिए युग्लिना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। युग्लिना का जो आगे वाला हिस्सा होता है उस पर साइटोस्टोम से निकलता हुआ धागे के समान एक फ्लैजुला दिखाई देता है। यह फ्लैजुला रिजर्वायर या फ्लैजुलर सेक के आधार पर उपस्थित एक ब्लेफेरोप्लास्ट जो होता है उससे विकसित होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार युग्लिना में 2 कशाप पाए जाते हैं। इनमें से जो एक होता है वो लंबा और चाबुक के समान होता है तथा दूसरा छोटा होता है। कशाप की सहायता से युग्लिना जल में लगभग 3 mm प्रति मिनट की दर से गति करता है। युग्लिना लंबे चाबुक के समान फ्लैजुला के द्वारा गति करता हुआ अग्र दिशा में जब चक्कर काटता है तो वह इससे आगे की ओर बढ़ता है। कशाप के जो गमन है अर्थात जो फ्लैजुलर लोकोमोशन है उसकी क्रियाविधि स्पष्ट रूप से अभी तक ज्ञात नहीं है। फिर भी युग्लिना में इस गति को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग कई प्रकार के मत प्रतिपादित किए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है बुशली के द्वारा दिया गया मत। उसने अपने प्रयोगों में यह बताया कि युग्लिना में गमन के समय कशाप में क्रमिक पार्श्व गतियाँ होती है, जिसके कारण कशाप की सतह समकोण बनाते हुए जल का दबाव डालती है। इस दबाव के कारण 2 प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, एक शरीर के मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरा उसके
समकोण पर अर्थात 90 डिग्री पे। समानांतर बल के कारण युगलिना आगे की ओर बढ़ता है और समकोण पर कार्य करने वाले बल के कारण युगलिना अपने ही अक्ष पर घूम जाता है। तो इस तरह से युगलिना में जो लोकोमोशन होता है वह अपने कशाप की सहायता से स्क्रू की तरह आगे बढ़ता रहता है, इसलिए इसे स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक सिद्धांत मेट्जेनर के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत हमें बताता है कि युगलिना में गमन के समय कशाप वृत्ताकार गति करता है और ये गति शंकु के रूप में होती है, एक कोण के रूप में होती है। नीचे की तरफ वृत्त छोटे तथा ऊपर की तरफ वृत्त बड़े होते जाते हैं। कशाप की इस वृत्ताकार गति के कारण जल में तरंगें उत्पन्न होती है, जो कि युगलिना को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके कारण इस सिद्धांत को सर्कुलर बीट थ्योरी भी कहा जाता है। अगला सिद्धांत है उलेला एवं क्रिस्मान के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत 1925 में दिया गया था। इसके अनुसार युगलिना में गमन के समय जो कशाबिक पार्श्व होता है वो दोनों ओर चाबुक के समान गति करता है और या फिर ये एक तरह का स्ट्रोक लगता है जिसे हम पैडल स्ट्रोक कहते हैं। प्रत्येक स्ट्रोक जो होता है इसको हम यहाँ दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रभावी स्ट्रोक यानी कि इफेक्टिव स्ट्रोक और सेकंड होता है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। इस दौरान कशाप सीधा एवं कठोर होकर आगे से पीछे की तरफ जल पर आघात करता है, जिससे कि पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है। इसी प्रकार रिकवरी स्ट्रोक में की अवस्था में कशाप जो होता है वो शिथिल एवं लचीली दशा में जल को कम से कम प्रतिरोध देते हुए पुनः आगे की दिशा में लाया जाता है, ताकि कशाप अब रिकवरी स्ट्रोक के लिए फिर से तैयार हो सके। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत कार्य करता है और हमें ये बताता है कि युगलिना किस प्रकार से आगे फ्लैजुलर मूवमेंट करते हुए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता है। तो इन सिद्धांतों के द्वारा फ्लैजुलर मूवमेंट को यहाँ पर समझाया गया। एक सिद्धांत और है स्लाइडिंग ट्यूबुल मॉडल है। यह सिद्धांत जो है सबसे ज़्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा मान्यता यहाँ पर दी गई है। यह सिद्धांत बताता है कि इस जब युगलिना गति करता है तो उसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स होती है उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। युगलिना में जो गति होती है उसे मेटाबोली भी कहा जाता है और युगलिना के शरीर के बाहर पेलिकल का जो आवरण होता है वो अत्यधिक लचीला होने के कारण युगलिना अपने शरीर की आकृति में परिवर्तन करके कुछ रेंगने वाली गति भी प्रदर्शित करता है और इसकी तुलना हम किसी भी कशेरुकी प्राणी के आंत्र में होने वाली जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उससे कर सकते हैं। इस तरह की गति के लिए पेलिकल में उपस्थित जो मायोनिम्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं और इन मायोनिम्स में संकुचन के कारण ही इस तरह की गति होती है। तो इस प्रकार से हम युगलिना में होने वाली युगलिनॉइड मूवमेंट को यहाँ समझ सकते हैं। धन्यवाद।